हेलो गाइस, नमस्कार सभी को। तो आज हम बात करते हैं, थोड़ा हट के टॉपिक है हमारा आज का, 10th के बाद हमें क्या करना चाहिए। यदि आप भी 10th क्लास पास आउट हो चुके हैं और आगे की पढ़ाई के बारे में सोच रहे हैं, और या आपके बच्चे 10th क्लास पास आउट हो चुके हैं और उन्हें 10th के बाद क्या करना चाहिए, तो जो 10th का एज होता है वो जनरली बच्चों का 14 से 15 साल होता है जो 10th पास आउट होते हैं। लेकिन इस एज में आपको बहुत ही होशियार होना है, क्योंकि हमारे देश में इलेक्शन पे हमें वोट डालने का जो अधिकार है वो 18 साल के बाद होता है। लेकिन इस बात पे कोई नहीं ध्यान देता है कि हमें जो अपना करियर चूज करना है, जिस करियर के बेसिस पे हमें पूरी ज़िंदगी जीनी है, वो आप 14-15 साल की एज में चूज करते हैं। क्योंकि आपको यदि डॉक्टर बनना है तो आपको मेडिकल फील्ड चूज करना पड़ेगा। यदि आपको इंजीनियर बनना है तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ चूज करना पड़ेगा। यदि आपको अन्य फील्ड में इंटरेस्ट है तो आपको, यदि बैंकिंग सेक्टर में इंटरेस्ट है तो आपको कॉमर्स चूज करना पड़ेगा। ये जो भी एक्टिविटी है वो आपको 10th के बाद ही करना होता है, क्योंकि आप जो 10th में चूज करेंगे सब्जेक्ट, 10th के बाद 11th में जाएंगे, तो यदि आपने बायोलॉजी चूज़ कर लिया है तो फिर आप इंजीनियर, आप सोचा कि मैं 12th के बाद फिर इंजीनियरिंग फील्ड में मेरा इंटरेस्ट आ गया तो मैं इंजीनियरिंग कर लूँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। यदि आपने इंजीनियरिंग चूज़ किया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ चूज़ किया है, फिर 12th आप जब पास आउट होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि यार अब मज़ा नहीं आ रहा है इंजीनियरिंग फील्ड में, मुझे अब डॉक्टर बनना है, तो ऐसा नहीं है, आप नहीं चूज़ कर सकते हैं। क्योंकि यदि आपको चूज़ करना है तो फिर दोबारा से आप पढ़िए, दोबारा से 12th कीजिए, तो बहुत ही होशियारी से, और आपका जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उस फील्ड को चूज कीजिए। क्योंकि ये जो एज है, कई बच्चों को उतना अवेयरनेस नहीं होता है, कोई सोचा ही नहीं होता है कि हमें करना क्या है आगे। तो जो भी सब्जेक्ट आप चूज़ कर रहे हैं वो बहुत ही ध्यान से चूज कीजिए, क्योंकि इसी बेसिस पे आपको फ्यूचर में आपका करियर बनेगा, किस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है, किस फील्ड में आप जा रहे हैं। तो जो 12th में सब्जेक्ट चूज करेंगे, 11-12th में, उस सब्जेक्ट के बेसिस पे ही आपका पूरा करियर डिसाइड होता है। सो आप अपने बच्चे को, या यदि आप खुद 10th में हैं और जा रहे हैं 11th में, 12th में, तो जिस सब्जेक्ट को चूज़ कर रहे हैं आपकी क्लैरिटी होनी ज़रूरी है, आपका इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। यदि इंटरेस्ट नहीं है और आपने गलत फील्ड चूज़ कर लिया तो फिर आपको पछताना पड़ सकता है। सो आप एक अच्छा फील्ड चूज़ कीजिए। तो आज बात करते हैं हम परसेंटेज की। बहुत से माता पिता हैं जो बच्चों को सिर्फ परसेंट के हिसाब से जज करते हैं। जो 95% लाया, 90% लाया वो अच्छा बच्चा है, जो 60% लाया, 65% लाया उससे कुछ नहीं आता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बच्चों को परसेंटेज के हिसाब से जज ना करें, क्योंकि कई बच्चे होते हैं जो समझ के, जो उनकी अपनी थिंकिंग होती है, एग्ज़ाम में वही चीज़ लिखते हैं। और कई बच्चे होते हैं जो रट रहा है, कि एक एक वर्ड रट रहा है, एक लाइन रट रहा है, एग्ज़ाम में जाके वही छाप दिया, तो उनके परसेंटेज जाहिर सी बात है कि वो अच्छे आएंगे। लेकिन ऐसे परसेंटेज से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैंने अभी अपनी पर्सनल लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। मेरे कुछ ज़्यादा परसेंटेज नहीं थे, मेरे 10th में 60% के आसपास हैं और 12th में 65%। लेकिन जब हम पहली बार गए थे इलाहाबाद पढ़ने, तो 95 और 96% बच्चे जो थे उनको कुछ नहीं आता है, बस वो उनके मार्कशीट पे लिखा हुआ है 96%, उन्हें आता कुछ नहीं है। तो आप परसेंट के हिसाब से तो बच्चों को जज करना, आज के बाद से यदि वीडियो देख रहे हैं तो छोड़ दीजिए। बच्चों को किस फील्ड में इंटरेस्ट है, बच्चा क्या करना चाह रहा है, या किस फील्ड में उसका ज़्यादा इंटरेस्ट है, आगे क्या बनना चाहता है, उसको उसके ऊपर छोड़ दें। और यदि आपका कम परसेंट है तो ये मत सोचिए कि मैं ज़्यादा टैलेंटेड हूँ, यदि और मैं किसी वजह से नहीं अच्छा कर पाया तो ठीक है, अभी जो हो गया हो गया। क्योंकि 10th तक जो हो गया हो गया, आप उतना मैच्योर नहीं है, सीरियसली नहीं लिए 10th को, तो अब से आप सीरियस हो जाइए, 12th में अच्छा परसेंटेज गेन कीजिए और अभी से मेहनत कीजिए कि हमें अच्छा करना है, फील्ड में एक अच्छी पोजीशन पहुंचना है। तो बात करते हैं कि यदि आपको इंजीनियर बनना है और आप सोच रहे हैं कि आईआईटी में जाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। स्पेशली हम बात करेंगे जो बिहार से बच्चे आते हैं या जो पूर्वांचल के बच्चे हैं, वो पढ़ाई के लिए या तो उनका एक ही सिटी होता है, वो पटना जाएंगे, पटना में इंडिविजुअल क्लासेस पकड़ लेंगे, वो चूज करेंगे। अपने सीनियर्स पूछते हैं कि कौन सा टीचर सबसे अच्छा पढ़ा रहा है,
तो जैसे कि फ़ीस के लिए जब मैं अपने टाइम में पढ़ता था 2009 में, तो श्रुति किशन मिश्रा थे जो गोपाल मार्केट में पढ़ाते थे। फिर मैंने केमिस्ट्री के लिए चूज़ किया था के सिंह को, मैथ के लिए अमरनाथ सर को। तो ये टीचर बहुत अच्छे हैं, नो डाउट। लेकिन आप यदि इंडिविजुअल क्लास ज्वाइन कर रहे हैं तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं अपनी लाइफ की, क्योंकि पूरे दिन आप घूम घूम के कोचिंग करते हैं साइकिल से। सुबह आप केमिस्ट्री क्लास गए, दोपहर में आप फिजिक्स क्लास गए, रात को आप मैथ क्लास किए, तो पूरा दिन तो आप क्लास ही कर रहे हैं, तो सेल्फ स्टडी कब करेंगे? फिर उसके बाद से दूसरा प्रॉब्लम ये भी आता है कि पटना में जो भी बच्चे जाते हैं खुद से खाना बनाते हैं, तो पूरे दिन तो आपने कोचिंग किया, शाम को खाना बनाया, खा के फिर सो गए। तो मेरे साथ यही गलती हुआ था कि मैं पूरे दिन कोचिंग करता था, शाम को खाना बनाया, खाया और सो गया, फिर कुछ पढ़ाई हो नहीं पाता था। तो फिर सिलेक्शन तो भूल ही जाइए कि आप सिलेक्ट भी होंगे, दूर दूर तक सिलेक्शन से कोई नाता ही नहीं रहेगा आपका। तो सिलेक्शन के लिए क्या करना है इसके बारे में सोचते हैं। तो पहले हम बात करते हैं इंजीनियरिंग वालों के लिए, फिर अन्य सेक्टर के बारे में बात करेंगे। तो यदि आपको इंजीनियर बनना है और आपने सोच लिया कि मुझे आईआईटी या एनआईटी में ही जाना है, क्योंकि देखिए सोच ऊंची रखेंगे तभी आप ऊंचे स्थान पर पहुंच सकते हैं। यदि आपने वो सोचा ही नहीं है, आपके दिमाग में वो मैप ही नहीं बना है कि मुझे आईआईटी या एनआईटी में जाना है, तो फिर आप पहुँचेंगे कैसे? तो सबसे पहले तो सोचना ज़रूरी है, फिर उसके बाद से आपको करना ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ सोचने से होगा नहीं, करने से ही होगा। तो आपको करना क्या है, पहली बात तो आपको अपना बजट देखना है कि कितना बजट है, मैं कौन सा कोचिंग अफोर्ड कर सकता हूँ, उसके हिसाब से। तो बात करते हैं कि इंडिविजुअल कोचिंग तो आपको बिल्कुल नहीं करनी है, अटेंड ही नहीं करना है इंडिविजुअल कोचिंग। आपको कोचिंग वही सिलेक्ट करना है जो एक छत के नीचे हो और पूरे सब्जेक्ट आपको पढ़ाता हो। इससे क्या होगा कि आपका 4 से 5 घंटे में आपका जो 3 सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, उसकी क्लासेस हो जाती हैं और बाकी आपको टाइम बच जाता है पढ़ने के लिए। तो सेल्फ स्टडी करने का आपका ज़्यादा टाइम होता है। सिलेक्शन के लिए सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। यदि आप सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं तो सिलेक्ट होना बहुत ही मुश्किल है। और दूसरी बात करते हैं कि 10th के बाद यदि आप पटना जा रहे हैं, फिर आपने 2 साल वहाँ 11-12 की कोचिंग की, फिर तो आपको ऐसा लगता है कि अरे यार हमको तो सिलेक्ट होने के लिए हमको कोटा जाना चाहिए। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कोटा जाने का। यदि आपके पास बजट है तो 10th के बाद ही जाइए। वो मेरा ओपिनियन ये है कि 10th के बाद जाइए, बेस्ट रहेगा, क्योंकि 12th के बाद से आपके पास एक चांस मिलता है, 1 साल आप ड्रॉप आउट हो सकते हैं। यदि आप 10th के बाद ज्वाइन किए अच्छे कोचिंग और अच्छा प्रिपरेशन है तो आपको 2 चांस मिलता है, 12th जस्ट पास आउट होते ही और 1 साल ड्रॉप करके आप एक और चांस ले सकते हैं। तो बात करते हैं कि यदि आप कोटा जाते हैं तो कोटा में अच्छे कोचिंग कौन से हैं। कोचिंग तो ऐसे बहुत सारे हैं, आजकल कोचिंग तो कुकुर मुत्ते के जैसे उग रहे हैं। इस सिटी में 2 कोचिंग खोल दिया, 2 कोचिंग वहाँ खोल दिया, 2 कोचिंग इधर खोल दिया। तो अच्छा कोचिंग सेलेक्ट कीजिए। मैंने 2010 में एलन ज्वाइन किया था और मेरे सीनियर से भी एलन ज्वाइन किए थे, और मुझे लगता है कि एलन सबसे बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट है। आपको आईआईटी या मेडिकल के लिए पढ़ रहे हैं तो एलन का माहौल थोड़ा डिफरेंट है, उनका बच्चों का केयर करने का माहौल अलग है। डाउट काउंटर लगता है, आप रात के 10 बजे तक डाउट पूछ सकते हैं किसी भी टीचर से। फिर भी आपको समझ नहीं आता है तो आपका जो क्लास टीचर होता है, जो क्लास में अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, उस टीचर से पूछ सकते हैं। उसके अलावा डाउट काउंटर रखते हैं और हर सब्जेक्ट के, हर टॉपिक के वो अलग अलग एक बुक प्रोवाइड करते हैं। तो बेस्ट ये रहेगा कि आप यदि कोटा जाना चाहते हैं तो 10 के बाद ही जाइए। 10 के बाद आपको ज़्यादा अच्छे से टाइम मिलेगा प्रिपरेशन करने के लिए और सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं रेदर दैन आप 12th में जाते हैं तो बेटर यही रहेगा कि आप 10th के बाद जाइए। और पढ़ाई के लिए बात कर ले तो आपको क्या करना चाहिए, मैं उसके बारे में बात करूँगा। तो सफलता के 2 ही मंत्र हैं, आप या तो आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या मेडिकल की, 2 ही मंत्र हैं सफलता के। नेवर एवर मिस योर क्लास। आपको अपना क्लास कभी मिस नहीं करना है, क्योंकि क्या होता है कि आप यदि एक क्लास मिस कर दिए तो एक आदत बन जाती है। एक बार होता है ना कि कोई गलती एक बार कर दी है, फिर आपको लगता है कि अरे यार ये तो गलती दोबारा किया है, कुछ नहीं हुआ था, फिर दोबारा करेंगे, फिर तिबारा करेंगे, ऐसे ऐसे आपको आदत बन जाएगी। तो सबसे पहले तो आपको क्लास मिस नहीं करना है, क्योंकि आपने यदि एक बार क्लास मिस किया तो आपको क्लास मिस करने की आदत बन जाएगी, जो बहुत ही खतरनाक है। तो
पहली थ्योरी हो गई, पहला मंत्र ये हो गया कि आपको क्लास मिस ही नहीं करना है। कितना भी आपका मन नहीं कर रहा है आज नहीं जाने का है, कितना भी थके हों, क्लास मिस नहीं करना है। ओके। दूसरा है कंप्लीट योर होमवर्क ऑन डेली बेसिस। यदि आज आपने कुछ पढ़ा है, 2 टर्म में होता है क्लासेस, एक सुबह में होता है और एक शाम को। यदि आपका सुबह का क्लास है, जो पढ़ा है सुबह 7 बजे से क्लासेस लगते हैं आई थिंक, और 11 साढ़े 11 तक चलती हैं। फिर उसके बाद से आप रूम पर आइए, 1 घंटा रेस्ट कीजिए, फिर अपना कॉपी खोलिए, पढ़िए उसको, जो भी पढ़ाया है। कंप्लीट योर होमवर्क डेली एंड डेली रिवाइज। पर डे आपको आज का होमवर्क आज रात के 9 बजे 10 बजे जो भी आपका टाइम शेड्यूल है उसके हिसाब से कंप्लीट होना ही चाहिए। एक बार जो तीनों सब्जेक्ट जो पढ़ाया है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तीनों ही क्लासेस पर डे चलते हैं। पर डे आपका होमवर्क कंप्लीट होना चाहिए और एक बार कम से कम रिवीजन होना चाहिए। और आपको साथ में एक पतला सा कॉपी लेना है हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग। तो उसमें आप शॉर्ट नोट्स बनाइए, हर टॉपिक लिखिए। 2 पेन यूज़ कर सकते हैं ताकि हाईलाइटेड रहेगा, अलग अलग कलर के, ग्रीन ले लीजिए, ब्लू से तो हम लिखते ही हैं। तो टॉपिक पे आप मार्क कीजिए कि हमने आज ये टॉपिक पढ़ा, डेट लिखिए, और नीचे आपका शॉर्ट नोट्स बनाइए। जैसे पूरा पढ़ लिया आप, 1 पेज का आपका कोई थ्योरी है तो उसको शॉर्ट में जो इम्पोर्टेंट वर्ड है उसको आप मार्क करके एक शॉर्ट नोट्स बनाइए। ये आपके एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन काम में आता है, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में आपके पास बहुत सारा मटेरियल हो जाएगा, तो आपको ये समझ में नहीं आता कि हम कहाँ से शुरू करें, कहाँ से पढ़ें। तो शॉर्ट नोट्स रहेगा तो आप शार्प रिवीजन के लिए इसको देख सकते हैं। तो ये हो गई आपकी 2 मंत्र। नेवर एवर मिस योर क्लास, कंप्लीट योर होमवर्क ऑन डेली बेसिस। क्योंकि यदि आप डेली बेसिस पर होमवर्क कंप्लीट नहीं करते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आज का सपोज डेट आपको 50 क्वेश्चन मिले तीनों सब्जेक्ट के, तो यदि आज कंप्लीट नहीं करते हैं तो वो कल पे चला जाएगा, कल का 50 और आज का 50, 100 हो गया। यदि कल को छूट गया तो तीसरे दिन 150 हो जाएंगे क्वेश्चन हो। तो इसलिए पर डे होमवर्क कंप्लीट करना ज़रूरी है। और होमवर्क कंप्लीट करते वक्त जैसे कि हमें 50 क्वेश्चन मिला है तीनों सब्जेक्ट मिला के, सब मान लेते हैं, क्योंकि वैसे तो क्वेश्चन ज़्यादा ही हो जाते हैं। तो यदि आपको कोई क्वेश्चन छूट नहीं समझ में आ रहा है, यदि 10 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है फिजिक्स के, तो उसमें सपोज डेट आपको दूसरा या तीसरा नंबर का क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं आ रहा है तो उसी को सॉल्व करते करते पूरा टाइम ख़त्म कर दिया। उस क्वेश्चन को छोड़िए, अगला क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए। यदि उसमें भी चौथा पाँचवा क्वेश्चन नहीं आ रहा है उस क्वेश्चन को छोड़िए, अगला अटैम्प्ट कीजिए। ऐसे ही आपको तीनों सब्जेक्ट के पेपर को ऐसे ही सॉल्व करना है। जो नहीं आ रहा है उसे मार्क कर लीजिए, छोड़िए, अगले दिन जाके टीचर से पूछिए। क्योंकि क्या होता है कि हम एक क्वेश्चन पे रुकते हैं तो वो सॉल्व नहीं होता तो फिर आगे छूट जाते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगला टॉपिक है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। अब मैंने बातें कि हमें क्या करना चाहिए। अगला टॉपिक है किस चीज़ों से हमें बचना चाहिए यदि हम कोटा में हैं। तो सबसे पहला है कि आपको गंदे हैबिट वाले फ्रेंड नहीं बनाने हैं, जो आपका टाइम किल करते हैं, सिर्फ पार्टी में बिजी रहते हैं, वैसे फ्रेंड से दूर रहना है। और दूसरा, जो नॉर्मल लोग, बहुत सारे, मैंने भी वो गलती की है कि एक रूम लेते हैं और अकेले पढ़ते हैं। तो अकेले बस सोने के लिए काम आता है अकेला आदमी, पढ़ने के लिए नहीं। एक कहावत भी है, मैं जब 10th में था तो मेरे एक टीचर थे, सुनील सर, मैथ्स पढ़ाते थे, फिजिक्स पढ़ाते थे, बहुत अच्छे टीचर थे। वो बोलते थे कि 1 for स्लीपिंग, 2 for स्टडी, 3 for फाइटिंग, 4 for प्लेइंग। यदि एक बच्चा रहेगा रूम में तो बस सोएगा ही, क्योंकि उसका कंप्यूटर है नहीं, उसको अपना कंप्यूटर दिख नहीं रहा है, तो वो बस सोएगा। तो ये सबसे बड़ी गलती है कि आप एक रूम में अकेले मत लीजिए पढ़ने के लिए। मैंने भी कोटा गया था तो एक ही रूम लिया था अकेले पढ़ने के लिए। तो कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत पढ़ लिया फिर सो गए, तो ऐसा नहीं करना है। स्टडी के लिए 2 लोग होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें कंपटीशन रहता है। यदि मैं हूँ और मेरा पार्टनर है, तो यदि मैं किसी कारणवश बैठा हूँ, अब नहीं पढ़ रहा हूँ और मेरा पार्टनर पढ़ रहा है, तो ऐसा रहता है अरे यार वो तो पढ़ रहा है, मुझे ही पढ़ना चाहिए। तो मैंने अपना कॉपी खोला, पढ़ने के लिए बैठ गया। तो ऐसे कंपटीशन का माहौल रहता है। आपका पार्टनर क्या सोचेगा, ये पढ़ रहा है, मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, तो फिर कॉपी खोलेगा और पढ़ने बैठेगा। तो कंपटीशन से पढ़ाई बहुत अच्छे से होती है। अब आते हैं 3 4 फाइटिंग। ये 3 लोग हैं
तो तीनों लड़ाई करेगा। तीन तीन लोग रूम में हैं, तीनों लड़ाई करेंगे। एक पढ़ रहा है, दो आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं, तो तीसरे की भी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। यदि चार हैं एक रूम में तो ये तो सबसे खतरनाक है। चारों आपस में कोई भी गेम खेलते रहेंगे, लूडो खेल लिया, कैरम खेल लिया, तो वो खेलते ही रहेंगे। सो स्टडी के लिए आपको दो रूम वाला, दो लड़कों वाला रूम लेना है, क्योंकि पढ़ाई कंपटीशन से होता है, और कंपटीशन जब तक नहीं रहेगा आप पढ़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको आपका कंपटीटर नहीं दिख रहा है तो आप पढ़ें कैसे। और सबसे ज़्यादा लोग मिस्टेक करते हैं, कौन मिस्टेक, वो सिंगल रूम लेके पढ़ाई करते हैं, वो सबसे खतरनाक है। वो नहीं करना है आपको, क्योंकि अकेला आदमी बस सोता है। क्या लोग बोलते हैं कि अकेले रूम में रहेंगे तो शांति रहेगी। सोने के लिए शांति चाहिए, पढ़ने के लिए शांति नहीं चाहिए। पढ़ने के लिए आपको कंपटीशन होना चाहिए, तभी आप पढ़ाई कर पाएंगे। और फिर आपको ज़्यादा मोबाइल यूज़ नहीं करना है। आप जब जाएंगे, यदि मैं एलन की बात करूं तो एक ओरिएंटेशन क्लास होता है आपके एग्ज़ाम से पहले, तो सॉरी एग्ज़ाम नहीं, आपके क्लासेस से स्टार्ट होने से पहले जब आप एडमिशन लेंगे तो ओरिएंटेशन क्लास में आपको सारा चीज़ बताया जाता है कि आपको क्या नहीं करना है, क्या करना चाहिए। तो अभी तो इंटरनेट का ज़माना आ गया है और मल्टीमीडिया सेट है। हमारे टाइम में तो कीपैड वाला मोबाइल होता था और इंटरनेट हम लोग यूज नहीं करते थे। कभी कभी मन हुआ तो साइबर में चले जाते थे, लेकिन आपको वो भी नहीं करना है। वहाँ पे बहुत सारे उस टाइम साइबर हब होता था, तो उसमें आपको बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि आपका टाइम किल होता है। और मोबाइल कम से कम यूज़ कीजिए, क्योंकि अभी सोशल मीडिया का ज़माना है, तो लोग रील्स देखते रहते हैं। ऐसे रील्स देखते देखते आप सोचे कि अभी 2 वीडियो देख लेते हैं, 2 वीडियो का वो 4 वीडियो, और 4 वीडियो का वो 2 घंटे में बदल जाता है, पता ही नहीं चलता है। तो आपको ये काम बिल्कुल बंद करना है। आपको बिल्कुल सीरियस होकर, फोकस होकर पढ़ाई करना है, तभी सिलेक्शन होगा। वरना सिलेक्शन के बारे में भूल जाइए कि सिलेक्शन होगा भी। तो ये चीज़ नहीं करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं कि आप 10th के बाद जनरली बच्चे टीनेज में आ जाते हैं, तो उनके माइंड में क्या चलता रहता है कि हमें गर्लफ्रेंड बनाना है, बॉयफ्रेंड बनाना है। इस टॉपिक के बारे में जनरली लोग बात नहीं करते हैं, लेकिन करना चाहिए, क्योंकि आप यदि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना रहे हैं, जब अपने कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा गलती है आपका, सबसे बड़ा मिस्टेक है। आप पढ़ने के लिए आए हैं कोटा में, अपने आप से एक सवाल पूछिए कि मैं कोटा में करने क्या आया हूँ। अपने माता पिता की जो पैसे इतने मेहनत से जो कमाते हैं, माँ बाप अपने बच्चों के लिए अपने सारे सपने एक साइड में रख देते हैं। पहले ये सोचते हैं कि मुझे अपने बच्चे का फ्यूचर ब्राइट करना है। जो माँ बाप जिस लेवल में हैं, वो सोचते हैं कि मुझसे 4 कदम आगे मेरा बेटा रहे या मेरी बेटी रहे। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है। आप अच्छे कॉलेज में सेलेक्ट हो जाइए, IIT में जाइए, NIT में जाइए। वहाँ पर जब ग्रेजुएशन करेंगे तो बहुत सारा टाइम मिलेगा आपको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाने का। तो इस चीज़ पे बिल्कुल भी आपका टाइम किल नहीं करना है। और अगला टॉपिक आते हैं, आप मॉल है वहाँ पे कोटा में, तो क्या होता है संडे को आपको छुट्टी रहता है, तो बच्चे क्या बोलते हैं, जो फ्रेंड्स होते हैं, चलो आज मॉल घूम के आएंगे। मॉल आप महीने में एक बार जाइए घूमने के लिए, घूमना भी थोड़ा बहुत ज़रूरी है, लेकिन ऐसा नहीं कि हर संडे मॉल में ही पहुँचे हुए हैं, मॉल में जाके मूवी देख रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको बिल्कुल फोकस होकर पढ़ाई करना है। तो इन बातों का ख्याल रखेंगे तो सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे आपके। तो सिलेक्शन यही सोच के जाइए कि मेरा सिलेक्शन इस बार होना है, कैसे भी होना है, कैसे नहीं होगा। यदि आपने ठान लिया, आपने मान लिया, आपने ठान लिया, तो सिलेक्शन पक्का है। तो पढ़ाई के 2 ही मंत्र हैं, फिर से रिवाइज कर देता हूँ। नेवर एवर मिस योर क्लास एंड डू योर होमवर्क ऑन डेली बेसिस। पर डे आपको होमवर्क कंप्लीट करना है, पर डे आपका रिवीजन होना चाहिए, पर डे आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। यदि ये 2 मंत्र आपने फॉलो किया तो आपका सिलेक्शन पक्का है। सो थैंक यू गाइस। और यदि मेरे वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिला हो, आपको ऐसा लगता हो कि वीडियो अच्छा है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन वाला है, तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, ताकि और लोगों तक भी पहुंच सके ये नॉलेज। क्योंकि जनरली जब हम 10th पास आउट होते हैं, जो बेसिकली जो गांव के बच्चे हैं, मैं बिहार और पूर्वांचल की बात कर लूँ, बेसिकली मैं बिहार से आता हूँ, तो वहाँ पे हमें बताने के लिए कोई होता ही नहीं है कि नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है। हम अपने सीनियर्स पूछते हैं, सीनियर्स वही करते हैं जो उनके सीनियर्स बताए होते हैं। और कई बार जिस जगह पे हमें पहुंचना होता है राइट टाइम पे, हम पहुंच नहीं पाते हैं। तो टाइमिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, किस टाइम पे हमें किस प्लेस पे पहुंचना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। तो सही टाइम पे यदि आप पैसे खर्च कर रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, तो सही टाइम पे सही जगह पे पहुंचना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, थैंक यू गाइस। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए।
और कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा आपको ये वीडियो हमारा। थैंक यू।